Good morning, students. As I have discussed in the last lecture, to increase the efficiency of the ranking cycles and life of the components or parts used in the ranking cycle, we can do the two types of the modification. First modification was the reheating of the steam, and second modification is the regeneration of the feed water. That cycle is also known as the regenerative cycles. So in order to increase the temperature of feed water that is supplied to the boiler by utilizing the expand heat of the expanding steam is known as the regeneration. यदि इस फीड वाटर का टेम्परेचर बॉयलर दाब से संबंधित संतृप्त ताप तक कर दिया जाता है तो उसे हम आदर्श रीजनरेशन कहते हैं। यहाँ पे चित्र के अंदर आदर्श रीजनरेशन के लिए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द कंपोनेंट्स एज वेल एज द साइकिल ऑन द टीएस डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। रीजनरेशन के जो बेनिफिट्स हैं कि इससे साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती है और हॉट फीड वाटर को सप्लाई करने से थर्मल स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं, ताप के प्रतिबल कम हो जाते हैं और बॉयलर के पार्ट्स के ऊपर जो स्केल डिपोजिशन वो भी कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से कंडेंसर की जो साइज जो है वो भी कम हो जाती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है कि कॉस्ट ऑफ प्लांट जो है वो बढ़ जाती है और टरबाइन से प्राप्त कार्य कम हो जाता है। यहाँ पे चित्र के अंदर आइडियल रीजनरेशन के लिए टरबाइन के अंदर एक अतिरिक्त केसिंग का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी खोल के अंदर या आवरण के अंदर फीड वाटर को प्रवाहित किया जाता है और अंदर की ओर जो है वो उच्च दाब की भाप को प्रवेश कराया जाता है, जो कि टरबाइन की रोटर फलकों के ऊपर प्रसरित होकर कार्य प्रदान करती है। तो बॉयलर से प्राप्त उच्च दाब और उच्च ताप की भाप को टरबाइन के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो बिंदु 1 से बिंदु 2 तक इसका प्रसरण होता है। तो यहाँ पे प्रसरण पॉलीट्रोपिक हो जाता है। प्रसरण के दौरान प्रसरित होने वाली भाप फीड वाटर को ऊष्मा भी प्रदान करती है, जो कि बाह्य खोल के अंदर प्रवाहित होता है। प्रसरण के पश्चात स्थिर दाब पर इसको कंडेंसर के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे ऊष्मा का परित्याग कर कूलिंग वाटर से ये ठंडी हो जाती है और कंडेंसेट वाटर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसी कंडेंसेट वाटर का दाब जो है फीड पंप की सहायता से बढ़ाया जाता है और फीड वाटर को टरबाइन के बाहरी खोल के अंदर भेजा जाता है, जिससे ये प्रसरित होने वाली भाप से गर्म होकर बॉयलर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसका तापमान जो है वो संतृप्त ताप तक हो जाता है। तो इसको हम आदर्श रीजनरेशन कहते हैं। चित्र के अंदर इस प्रक्रम को जो है वो 3 से बिंदु 4 तक दर्शाया गया है। इस प्रकार टीएस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं तो रीजनरेशन ऑफ द फीड वाटर के लिए जब स्टीम एक्सपांड होती है तो उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, यानी कि उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन काफ़ी कम हो जाता है। तो जल बूंदों की मात्रा जो है वो प्रसरण के अंत में काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे टरबाइन ब्लेड्स का इरोजन और कोरोजन भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को और प्राप्त कार्य भी काफ़ी कम हो जाता है। तो आदर्श रीजनरेशन जो है वो व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम कुछ मात्रा के अंदर स्टीम को प्रसरण के दौरान जो है इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर ब्लीड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे जो है स्टीम की ब्लीडिंग जो है उसकी साइकिल को दर्शाया गया है, क्योंकि आदर्श रीजनरेशन जो है वो व्यवहारिक नहीं है। तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द components as well as the cycle on the TS diagram is shown. Now, when steam is obtained from the boiler at a high pressure and temperature at point 1, it is expanding through the turbine. So, at a certain point,
P2 or a pressure P2, some part of the steam, that is x kg of the steam, is bladed, and quantity of steam can be calculated by the heat balance. So this steam is sent to the feed heaters. There are so many types of feed heater, I will tell you in the next slide. And remaining steam, that is the 1 minus x kg of the steam, is expanding in the turbine further to the condenser pressure P3. So as a result of the remaining expansion, because the quantity of steam get reduced, so work output from the bleeding of the steam will be less than the simple Rankine cycle. Now, on contrary to this, there will be some benefits, so we are doing this modifications. So after the expansion of the steam, this is low temperature, low pressure steam is taken to the condenser, where it losses the heat to the cooling water circulated in the condenser and converted into the condensate water. That condensate water is supplied to a feed heater by means of a feed pump, because in the direct contact heater, feed heater, the pressure of steam is P2, and so we increase the pressure of the condensate water to the pressure P2, where it mixes with the bleed steam, and quantity of bleed steam is such that this feed water is heated to the saturation temperature corresponding to the pressure P2. Now this condensate water, that is the hot feed water, is pumped by means of a feed pump to the boiler, and in boiler again the heat is supplied, so is high pressure and high temperature of the steam is obtained. Now we can see that the average temperature of the heat addition in bleeding of the cycle will be more than the simple Rankine cycle, because the heat is supplied from this heat supplied in the boiler in simple Rankine cycle, that is the point number 4 to the 1. So the average temperature of the heat addition will be lower than the bleeding of cycle. So efficiency of cycle will be the more than the simple Rankine cycle. Now efficiency can be calculated by similar formula which we have utilized in the Rankine cycle. So work output, that is 1 multiplied by the H1 minus H2, that is the 1 kg of the steam is expanding, and for the remaining expansion 1 minus x kg of steam expanding, so plus 1 minus x into H2 minus H3. This is the work output from the turbine, and heat given to the feed water is the H1 minus HF2, that is the intermediate pressure saturated water enthalpy. Now quantity of the bleed steam can be calculated by heat balance for the feed heater, that is the 1 minus x into H5 plus x into H2, that is the heat of incoming to the feed heater, is equals to the leaving heat, that is 1 into H6. So we can calculate the value of the blade steam, that is x, that is HF2 minus HF3 divided by H2 minus HF3. This enthalpy value have the usual billing as I have told you in the previous slides. Now these are the different types of the feed heater. ये विभिन्न प्रकार के feed heaters हैं जिनको यहाँ पे दर्शाया गया है, और ये 4 प्रकार के feed heaters जो है वो रीजनरेशन ऑफ द फीड वाटर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। पहले प्रकार का जो फीड हीटर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फीड हीटर्स है, जिसको अपन ने साइकिल के अंदर भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे ब्लेड स्टीम को फीड हीटर के अंदर
सीधा फीड वाटर के संपर्क में ले जाया जाता है। प्रत्येक प्रकार के फीड हीटर्स के अंदर दो फीड हीटर्स दर्शाए गए हैं। तो पहले फीड हीटर के अंदर प्रेशर P1 के ऊपर X1 क्वांटिटी ऑफ द स्टीम इज टेकन, और दूसरे फीड हीटर के अंदर X2 क्वांटिटी स्टीम हीट ब्लीड की गई है। तो कंडेंसर से प्राप्त जो कंडेंसेट वाटर होगा वो 1 - X1 - X2 kg होगा। इसको फीड पंप WP1 के द्वारा जो है इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और ये कंडेंसेट वाटर और द्वितीय फीड हीटर के अंदर सीधी ये स्टीम मिक्स हो जाती है। इसी प्रकार से फिर इस फीड वाटर का प्रेशर बढ़ाया जाता है फीड पंप 2 के द्वारा, और पहले फीड हीटर के अंदर फीड वाटर और ब्लीड स्टीम दोनों संपर्क में आते हैं, और तीसरे फीड पंप के द्वारा पुनः जो है वो फीड वाटर को बॉयलर में भेजा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे दो फीड हीटर्स यूज़ किए हैं। फीड हीटर्स की संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरे प्रकार के फीड हीटर्स के अंदर जो है वो ड्रेन पंप मेथड की सहायता से, इसमें स्टीम और फीड वाटर वो सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। तो यहाँ पे ब्लेड स्टीम जो किसी फीड हीटर के अंदर दर्शाया गया है पहले और दूसरे के अंदर, ये कंडेंसेट वाटर को ऊष्मा प्रदान करती है, और कंडेंसेशन के पश्चात एक ड्रेन पंप की सहायता से वापस कंडेंसेट को उसी लाइन के अंदर भेज दिया जाता है। दूसरे फिर जो प्रथम फीड हीटर है, इस प्रकार प्रथम फीड हीटर के अंदर फीड वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, और इस फीड हीटर के अंदर भी प्राप्त ब्लेड स्टीम को पुनः जो फीड वाटर के गर्म करने के काम में लिया जाता है, और कंडेंसेट ब्लेड स्टीम को पुनः जो है पंप की सहायता से लाइन के अंदर आगे की ओर भेज दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ड्रेन पंप मेथड। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार के फीड हीटर्स के अंदर है ऑल ड्रेन इन हॉट वेल्स। ये भी इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द फीड हीटर्स हैं, जिसमें फीड हीटर्स से प्राप्त कंडेंसेट स्टीम को सीधा जो है हॉट वेल के अंदर भेजा जाता है, और हॉट वेल के अंदर कलेक्टेड कंडेंसेट स्टीम को एक पंप की सहायता से फीड हीटर्स के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पे अब पंप जो है अपने को एक ही पंप का उपयोग किया जाता है, और वो एक ही पंप जो है एक साथ ही जो है दाब को बढ़ा देता है। तो संपूर्ण लाइन के अंदर जो है वो फीड वाटर का प्रेशर जो है बॉयलर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो चौथे प्रकार के फीड हीटर्स के अंदर कैस्केड मेथड, यानी कि प्रथम फीड हीटर से प्राप्त कंडेंसेट वाटर को दूसरे फीड हीटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और दूसरे फीड हीटर के अंदर स्टीम और कंडेंसेट वाटर पहले ही फीड हीटर का दोनों आपस के अंदर मिक्स होकर फीड वाटर को गर्म करते हैं, और दूसरे फीड हीटर से प्राप्त कंडेंसेट को हॉट वेल के अंदर भेजा जाता है, और इस संपूर्ण कंडेंसेट वाटर को जो कंडेंसर से प्राप्त एवं दोनों फीड हीटर से प्राप्त पानी को एक फीड पंप की सहायता से बॉयलर दाब तक बढ़ाकर फीड वाटर हीटर से भेजा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी एक ही फीड पंप का उपयोग किया जाता है। तो ये चार प्रकार के जो फीड हीटर्स रीजनरेशन ऑफ फीड वाटर के अंदर रीजनरेशन ऑफ द फीड वाटर के लिए उपयोग में किए जाते हैं। तो ये दो संशोधन करने से चक्र की दक्षता भी बढ़ती है एवं उसके प्लांट की उसके भागों की आयु की भी बढ़ जाती है।